तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मत सब बढ़िया। आशा करते हैं कि एकदम आपका तैयारी ज़बरदस्त करेंगे प्यारे बच्चों। आज हमने जो प्यारे बच्चों आप लोग का बहुत इंतज़ार था महामैराथन का, जो कि हिस्ट्री का जो महामैराथन जो आज लिए प्यारे दोस्तों, और आपका परीक्षा एकदम करीब बच गया। अगर आप महामैराथन ये ले लेते हैं तो आप समझिए आपका 100% हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपकी परीक्षा में अब कोई टेंशन का बात नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आप महामैराथन को शुरू से लेकर अंत तक लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आप कवर कर लेते हो, सब्जेक्टिव ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा परिस्थितियों। इसलिए आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों को जम के शेयर कीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ से 100% प्यारे बच्चों आपकी परीक्षा में प्रश्न फंसेगा। और 50 क्वेश्चन तो आम बात, आप क्वेश्चन 50 से ज़्यादा टिक करके आइएगा 100 में से। ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इसमें जो हम लोग टॉपिक जो कवर किए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक रहेगा। ठीक है, और चैप्टर 1 से लेकर 15 तक कवर कर लिया हमने। और बार बार जो परीक्षा देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम, बार बार परीक्षा में जो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं हर एक वर्ष, उसको हमने कवर किया। हाँ, आपके और परीक्षा में यहाँ से 100% प्रश्न आएगा। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को पहले शेयर कीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाद शुरू करते हैं महामैराथन प्यारे बच्चों। और अभी तक ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन 1 जो स्टार्टिंग होगा आपका, और जो पहला क्वेश्चन है पहले बताइए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से विकसित हुई है? बताइए, आपका जवाब क्या होगा? बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी पर विकसित हुई है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। बताइए। तो पहले आप लोग का सबको पता होगा हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से किस नदी घाटी में विकसित हुई है? बताइए। तो चलिए, आप लोग का आंसर आ गया होगा। ठीक है, वह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। लेकिन आपको प्रश्न में पूछे पहले से तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे था, तो वह रावी नदी के किनारे था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था प्यारे बच्चों? बताइए। दयाराम सैनी और राखेल दास बनर्जी और कंगिंगन और जॉन मार्शल। बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? बताइए। एकदम आप लोग कमेंट में आंसर एकदम लगातार देते रहिएगा प्यारे बच्चों। हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से क्लास कर रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। और आपको महामैराथन कैसा लगेगा लास्ट में क्लास, जरूर मतलब कमेंट में बताइएगा। आपको प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा क्लास लेने में, क्योंकि पहले तो हमने एक एक चीज़ को यहाँ कवर किया हो। और आपकी परीक्षा में यहाँ से 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आप टिक करके आइएगा अगर ये महामैराथन आप देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा गारंटी रहा। परीक्षा में आप जब जाइएगा तब पता चलेगा। ठीक है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? बताइए आप लोग प्यारे बच्चों। तो वह था, बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था प्यारे बच्चों? तो वह दयाराम सैनी था। ठीक है, कब क्या था ये भी आप लगे हाथ लगाइए। तो वह 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों। आप लोग बताइए कि राखाल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? बताइए तो आप लोग कमेंट में जरा। तो बताइए, राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, और जॉन मार्शल इसका बाद में ही मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे। अगला जो क्वेश्चन है, बताइए। अगला क्वेश्चन है, अगला है, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? बताइए। पाटलिपुत्र या तक्षशिला या मोहनजोदड़ो या उज्जैन। बताइए। तो प्यारे दियो आप लोग सब लोग सोच समझ के आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर था प्यारे बच्चों, वह इसमें ऑप्शन में से मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आपको बता दी है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो वह राखेल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और पाटलिपुत्र प्यारे बच्चों मगध का सबसे बड़ा मतलब ये था, साम्राज्य था। ठीक है, जो कि राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। अगला, हड़प्पा काल की लिपि कैसी थी? बताइए। वर्णमाला, चित्रात्मक, ब्राह्मणी या खरोष्टी। तो बताइए, हड़प्पा काल का जो लिपि कैसी थी प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग कमेंट में, एकदम सबका जवाब आना चाहिए कमेंट में। बताइए। तो वह प्यारे बच्चों चित्रनात्मक था। ठीक है, यानी कि चित्रात्मक था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कैसी थी? बताइए। कच्ची, गोल या पकी हुई या लकड़ी की? बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की ईंटें पूछे तो कैसी थी? आप लोग एकदम कमेंट में जवाब बताइए क्या होगा। तो वह प्यारे बच्चों था, पकी हुई था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। आप लोग शेयर जरूर जम के कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा कम से कम। ठीक है, ताकि प्यारे बच्चों वो भी क्लास आनंद ले पाए। और जो कि आपकी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा अगर ये महामैराथन हिस्ट्री का देख लेता है। हिस्ट्री का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इससे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा चुके हैं, उसको भी देखिएगा। और एक और क्लास आपको लाएंगे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में, आपका 100% क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन वहाँ से फंसेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर मतलब शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइए।
शिकार, कृषि, खनन, मछली पकड़ना। बताइए हड़प्पा सभ्यता की ईंटें कैसी थी प्यारे बच्चों, एकदम बताइए आप लोग कमेंट में। तो प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता ईंटें बता दी आपको पकी हुई थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था प्यारे बच्चों बताइए। तो एकदम सब लोग बताइए कमेंट में क्या होगा इसका राइट आंसर। तो वह प्यारे बच्चों कृषि था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, प्रमुख व्यवसाय कृषि था। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानघर किसके लिए था। मनोरंजन के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, खेल के लिए या शिक्षा के लिए। तो मोहनजोदड़ो का पूछे कि विशाल स्नानघर किसके लिए था प्यारे बच्चों बताइए, तो एकदम कमेंट में। तो वहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो का जो विशाल जो इतिहासकारों ने जो अनुमान लगाया प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानघर तो वह एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। ठीक है, चारों बगल कमरा का स्टाइल था। ठीक है, मतलब यहाँ पर धार्मिक लोग सब लोग स्नान करने के लिए आते थे। इसका ऑप्शन इज द बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था बताइए। कई सारा विद्वानों ने कई सारा दिया था, हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराए थे। बाढ़, भूकंप या जलवायु परिवर्तन या उपरोक्त में से सभी। देखिए कई सर कोई कोई मतलब इतिहासकारों ने कहा कि बाढ़ के कारण वो लोग मतलब पतन हुआ, भूकंप के कारण भी, सब मतलब अपना अपना कारण था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से सभी आप मार सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज द डी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था बताइए। तांबा, कांसा, लोहा, सोना। बताइए देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपको पूछे किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था, तो लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, तांबा का हुआ था, कांसा का हुआ था, सोना का भी मार्केटिंग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला अगला इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित था। 6000 ईसा पूर्व से या 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के। ठीक है, या 1500 ईसा पूर्व से या 500 ईसा पूर्व से। बताइए तो आप लोग का अगर जवाब पूछे क्या होगा इसका बताइए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पूर्णतः अगर देखा जाए तो वह 2500 से लेके 1600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, मतलब अनुमान लगाया गया है, इसका मान्य तिथि इतना है, लेकिन आपका ऑप्शन के अनुसार 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि बताइए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त। बताइए तो मौर्य साम्राज्य का अगर पूछे कि संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, जो कि इसका मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। ठीक है, इसका अगर पूछे कि गुरु कौन था, तो वह था प्यारे बच्चों चाणक्य था। ठीक है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे बताइए। पाणिनि, कौटिल्य, पतंजलि या कालिदास। तो प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र के पूछे कि लेखक कौन है, तो आपका एकदम जवाब कमेंट में आना चाहिए, वो कौटिल्य था। कौन था, कौटिल्य था। ठीक है, पाणिनि आपको पता है व्याकरण का रचिता है। ठीक है, पाणिनि। अगला पतंजलि आपको पता है कि महाभाष्य का रचिता कौन है, पतंजलि। पतंजलि महाभाष्य है। ठीक है, चलिए अगला अगला है कि अगर पूछे कि कालिदास का पुस्तक का नाम, तो अभिज्ञान शकुंतलम इसका सबसे फेमस है, आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला अशोक ने धम्म का प्रचार किसके द्वारा कराया था। सेना के द्वारा, शिलालेख के द्वारा, पुजारी के द्वारा, व्यापारी के द्वारा। बताइए देखिए अशोक ने जो अपना धम्म का जो प्रचार जो प्यारे बच्चों करवाया था, वो अपना शिलालेख के माध्यम से कराया था। किसके माध्यम से, शिलालेख के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मौर्य काल में कर वसूली कौन करता था बताइए। अमात्य, महामात्य या समाहर्ता या दंडपाल। देखिए मौर्य काल में जो कर वसूली करता था प्यारे बच्चों, वो कौन करता था बताइए, वह समाहर्ता करता है। ठीक है, ऑप्शन इज द सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि कर को क्या कहा जाता था बताइए। भाग, बलि, कर या हिरन। देखिए भूमि कर को क्या कहा जाता था बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए भूमि कर को जो कहा जाता है पहले बच्चों, आप लोग अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो उसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता है, भाग। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए मौर्य प्रशासन की राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों। उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, वैशाली। देखिए मौर्य प्रशासन की अगर पूछे कि राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में। एकदम सबका जो अभी हमने पीछे भी बताया था आपको, पाटलिपुत्र था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आपको मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी पता चलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे मौर्य प्रशासन का सबसे मतलब जो शासक था प्रतापी, वो अशोक सम्राट था, जो कि अखंड भारत को जीता था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था। युद्ध,
कृषि कृषि अधिशेष या धर्म या शिक्षा। देखिए नगरों का जो विकास का जो मुख्य कारण था प्यारे बच्चों बताइए वो क्या था कमेंट में। तो वह प्यारे बच्चों कृषि अधिशेष था। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा और आप लोग कहाँ कहाँ से क्लास करें ये भी कमेंट लिखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपका एकदम तैयारी ज़बरदस्त होगा। ठीक है, इसलिए आप उतना मतलब घबराइएगा नहीं, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक की आ रही है और बिल्कुल आप एनर्जेटिक रहिएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ से महामैराथन ले लेते हैं आपका हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी का भी हमने महामैराथन ले चुके हैं, उसमें भी 100% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ज़रूर बेफिक्र होकर एग्जाम में जाइए और आराम से लिख दीजिएगा। और अभी हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों बस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर जम के शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमें प्यारे बच्चों मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और न्यू बैच हम लोग का जो आने वाला जो कि 26 से लेकर 27 तक जो पढ़ेगा उस 27 में जो एग्ज़ाम देगा प्यारे बच्चों उसके लिए हमने ज़बरदस्त प्लानिंग की है। आपको बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ाएंगे, इसलिए मतलब अपने भाई बहन को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में था बताइए? संस्कृत, पाली, प्राकृत या तमिल? देखिए अशोक का जो शिलालेख प्यारे बच्चों किस भाषा में था तो आपका एकदम कमेंट में जवाब आया होगा वो प्राकृत भाषा में था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बताइए बताइए मौर्य काल में सेना का प्रधान कौन था बताइए? सेनापति, दंडपाल, अमात्य या समाहर्ता? पूछिए आपको मौर्य काल में सेना का प्रधान कौन था प्यारे बच्चों? एकदम आप लोग का एक कमेंट में जवाब आना चाहिए वो सेनापति था। ठीक है, और समाहर्ता कर का प्रधान होता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अशोक किस युद्ध के बाद अहिंसक बना था? तक्षशिला, कलिंग, मगध या अवंती? तो प्यारे बच्चों अशोक जो पूछे वो कलिंग युद्ध के बाद मतलब अहिंसक बना था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए, और इसका पूछे कलिंग युद्ध कब हुआ था तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, BC में हुआ था। याद रखिएगा आप, कलिंग युद्ध आपके परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जाति व्यवस्था किस पर आधारित थी? पैसा, जन्म, धन, शिक्षा? तो देखिए जाति व्यवस्था किस पर आधारित था प्यारे बच्चों अगर पूछे आपको तो आपका जवाब क्या होगा? तो वह जन्म पर आधारित था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे बताइए? 2, 3, 4, 5? तो सबको पता होगा वर्ण व्यवस्था में प्यारे बच्चों कितने वर्ण थे तो आप लोग का एकदम जवाब आ गया वह कितना था? 4 था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापार, कृषि, शिक्षा, यज्ञ या शिल्प? बताइए। देखिए ब्राह्मणों का जो प्रमुख कार्य था प्यारे बच्चों वो क्या था बताइए आप लोग का कमेंट में। तो वह प्यारे बच्चों शिक्षा और यज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बताइए, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की क्षत्रियों का कार्य क्या था बताइए? व्यापार, शासन और रक्षा, कृषि, सेवा? देखिए क्षत्रिय का अगर पूछे कि कार्य क्या था प्यारे बच्चों तो एकदम आप लोग को कमेंट में आंसर आना चाहिए वह शासन और रक्षा था क्षत्रिय का काम। ठीक है, और शूद्रों का काम केवल सेवा करना। ठीक है, ये ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। पहले था कि सबका अलग अलग काम बटा हुआ था। ठीक है, वैश्यों का मुख्य कार्य क्या था प्यारे बच्चों? यज्ञ करना, शासन करना, व्यापार करना या सेवा करना था? अभी हमको बताइए कि वैश्यों का जो कार्य था मुख्य कार्य प्यारे बच्चों वो क्या था बताइए कमेंट में। तो वह प्यारे बच्चों वैश्यों, हाँ वैश्यों का व्यापार करना था। क्या था? वैश्यों का व्यापार करना था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। क्षुद्रों का सेवा करना था, ये आपको याद रखना है। क्षुद्रों का कार्य क्या था प्यारे बच्चों? यह क्वेश्चन आ गया, शासन करना, शिक्षा करना, सेवा करना, व्यापार करना। तो क्षुद्रों का कार्य क्या था पहले बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में। तो वह सेवा करना था। ठीक है, हम अभी आपको बताए ऑप्शन इसका सी राइट। थ्री था प्यारे बच्चों वो कैसा था बताइए? वह निम्न था। कैसा था? निम्न था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की गोत्र का संबंध किससे था प्यारे बच्चों बताइए? बताइए आप लोग का जवाब क्या होगा? गोत्र का संबंध प्यारे बच्चों जाति से, वंश से, धर्म से, पैसा से? तो देखिए गोत्र का जो संबंध था प्यारे बच्चों वो किससे था बताइए आप लोग का कमेंट क्या जवाब क्या होगा? वह वंश से था। किससे था? वंश था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला, आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक क्लास एकदम आप देखिएगा। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और आप 100% क्लियर रहिएगा कि आपके परीक्षा में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आप पूरा हम देखिए इसमें चैप्टर रिविजन करवाए हैं, क्वेश्चन बैंक प्लस बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कवर किया और आपके 100% परीक्षा इससे बाहर नहीं जाएगा प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, बंधुत्व किस पर आधारित था प्यारे बच्चों बताइए? मित्रता पर, रक्त संबंध पर, धन पर या शक्ति पर? देखिए तो किस पर आधारित था प्यारे बच्चों? देखिए तो वह
रक्त संबंध पे था, ठीक है बंधुत्व। अगला, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में है? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में या गीता में? देखिए वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों, आप लोग भी सोचिए किसका क्या राइट आंसर होगा, वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। आपको पूछे कि वेद कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, तो 4 प्रकार का वेद है, ठीक है, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। धर्मसूत्रों में किस विषय की चर्चा है प्यारे बच्चों? व्यापार का, सामाजिक नियम का, युद्ध का या कला का? देखिए धर्मसूत्रों में जो पूछे किस युद्ध की चर्चा है प्यारे बच्चों, तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए, बताइए वह किसकी चर्चा है प्यारे बच्चों, वह है सामाजिक नियम का चर्चा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनुस्मृति किससे संबंधित ग्रंथ है प्यारे बच्चों? राजनीति से या समाज व्यवस्था से, भूगोल से या विज्ञान से? देखिए मनुस्मृति एक हिंदू धर्म का है, यानी कि हिंदू धर्म तो पूर्णतः नहीं बोल सकते, एक पर्सनली जो ब्राह्मण है उसी वही अपना स्वार्थ से बनाया गया था मनुस्मृति, ठीक है। पूछे कि किससे संबंधित था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए, तो वह समाज व्यवस्था था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विवाह का कौन सा रूप उच्च माना जाता है प्यारे बच्चों? राक्षस विवाह, गंधर्व या ब्राह्मण या पैशाच? तो प्यारे बच्चों आपको पूछे कि जो वैदिक सभ्यता में जो विवाह का जो सबसे उच्च माना जाता था प्यारे बच्चों, वो किसको माना जाता है बताइए प्यारे बच्चों? वह प्यारे बच्चों आपको पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कमेंट में, वह ब्राह्मण विवाह का सबसे उच्च माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था या नहीं बताइए वैदिक सभ्यता में, बताइए। तो पेपर बच्चों देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन छोड़िए इसमें, तो स्त्रियों को शिक्षा का जो अधिकार था न या नहीं प्यारे बच्चों, देखा जाए तो प्यारे बच्चों आपका वो था, लेकिन कुछ मिनिमम मात्रा में था, लेकिन मतलब मिनिमम मात्रा में क्या, चोरी छुपके करता था स्त्री जो, उसको शिक्षा मिलता था, अदरवाइज पूर्णतः खुलेआम नहीं था, ठीक है। वैदिक सभ्यता यानी कि सीमित हम लोग मार सकते हैं, इसका सी राइट आंसर, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हुआ। एक सेकेंड क्या हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों बताइए? समानता, सामाजिक नियंत्रण, स्वतंत्रता या आर्थिक विकास? प्यारे बच्चों बताइए, देखिए बताइए प्यारे बच्चों वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो आप लोग एकदम सोच समझ के आंसर दिए होंगे, वह सामाजिक नियंत्रण था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्य किस वर्ग से संबंधित था बताइए? ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से? देखिए अस्पृश्यता अगर पूछेगा किस वर्ग से संबंधित है प्यारे बच्चों, तो आप लोग का एकदम जवाब आना चाहिए वह क्षुद्रों से संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि समाज में उच्च नीच का आधार क्या था बताइए? धन था, जन्म था, शिक्षा था, कर्म था? देखिए वैदिक समाज में देखा जाए उच्च नीच का आधार क्या था पहले बच्चों बताइए समाज में? तो एकदम आप लोग का कमेंट में जवाब आना चाहिए वो जन्म से ही था, ठीक है। अगर आपका जन्म क्षुद्र परिवार में हुआ तो आप क्षुद्र ही होंगे, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में जन्म तो ब्राह्मण ही होंगे। जाति व्यवस्था से समाज में क्या क्या पड़ा बताइए? यानी कि जाति व्यवस्था में समाज में क्या बढ़ा? एकता, गतिशीलता, भेदभाव या समानता? देखिए जाति व्यवस्था में समाज में क्या बढ़ा प्यारे बच्चों बताइए? तो आप लोग का सबका जवाब होना चाहिए वो भेदभाव बढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, बताइए कि गोत्र विवाह पर क्या प्रतिबंध था बताइए? विवाह अनिवार्य, विवाह निषेध, स्वतंत्र या राज नियंत्रित? ठीक है, गोत्र विवाह पर जो क्या प्रतिबंध था? तो आप लोग का एकदम जवाब आना चाहिए वो विवाह निषेध था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला कि पितृत्व सत्तात्मक समाज का अर्थ है माता प्रधान, पिता प्रधान, राजा प्रधान, गुरु प्रधान? देखिए पितृत्व सत्तात्मक समाज का जो अर्थ है प्यारे बच्चों यानी कि पिता प्रधान होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसमें क्या था कि जो देखिए आपके इस परिवार में नाम बोलता है आपका तो पापा के नाम से, मम्मी के नाम से है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? अविकसित, साधारण, उन्नत या नहीं थी बताइए? देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो निकासी प्रणाली कैसी थी प्यारे बच्चों? तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए वो बिल्कुल मतलब एक सिस्टमिक ढंग से था, नहीं कि उन्नत था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? रावी, झेलम, सिंधु या सतलुज? बताइए। तो आप लोग का एक ही जवाब होना चाहिए कमेंट में प्यारे बच्चों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो बताइए, तो वह प्यारे बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में बताइए, तो वह सिंधु नदी किनारे था, ठीक है। पूछे कि आपको
कि बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो वह रावी नदी किनारे बसा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन कन्फ्यूजन मत होइएगा, पहला क्वेश्चन जो करवाए उसमें कन्फ्यूजन क्लियर कर दिए। ठीक है, और पूछे आपको कि रावी नदी पर बताइए कौन सा मतलब शहर विकसित हुआ था हड़प्पा सभ्यता का, आप लोग का एक ही जवाब होना चाहिए, कॉमेंट में बताइए। रावी नहीं था, हाँ रावी तो बता दिए हम आपको। हड़प्पा, झेलम बताइए आप किसका पाए तो बताइए। तो झेलम प्यारे बच्चों आपको पूछे तो वह प्यारे बच्चों था, बताइए। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला कि मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, सेनापति, अमात्य या महापात्र या समाहर्ता। ठीक है, मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था प्यारे बच्चों, वह प्यारे बच्चों क्या होता था, महापात्र होता था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अशोक के अभिलेख किस लिपि में थे, ब्राह्मणी, खरोष्टी, दोनों या संस्कृत में। देखिए अशोक का जो अभिलेख ब्राह्मणी भी मिलती है और खरोष्टी भी मिलता है। ठीक है, दोनों इसका बोल सकता है अभिलेखों में, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला, नगरों का विकास सबसे पहले किस काल में हुआ है, वैदिक, मौर्य या गुप्त या हड़प्पा। देखिए नगरों का विकास पूछे आपको सबसे पहले किस काल में हुआ है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। ठीक है, जाति व्यवस्था ने किसे प्रभावित किया, राजनीति को, समाज को, अर्थव्यवस्था को या सभी को। देखिए जाति व्यवस्था में देखा जाए किसे प्रभावित किया है बताइए, तो वह प्यारे बच्चों वह बताइए, देखो राजनीति को भी प्रभावित किया होगा प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग का राय क्या होगा कमेंट में। और समाज को भी और अर्थव्यवस्था में भी तो किया है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला, हड़प्पा लोग किस देवता की पूजा करते थे, इंद्र, पशुपति, विष्णु या अग्नि। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वो होगा पशुपति का करता था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। मौर्य काल में सड़कों क्यों बनाई गई थी, युद्ध, व्यापार, प्रशासन ये सभी। देखिए तो मौर्य काल में सड़कें क्यों बनाई गई थी प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपको जवाब क्या होगा बताइए कमेंट में। तो वह प्यारे बच्चों युद्ध के लिए भी, व्यापार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला, वर्ण व्यवस्था का सबसे ऊंचा वर्ग कौन था, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र, बताइए। तो आप लोग को सबको कमेंट में आंसर आना चाहिए, वह कौन था, ब्राह्मण था सबसे ऊंचा, सबसे नीचे शूद्र था। सामाजिक नियमों को किसने लिखा है, राजा, ऋषि, व्यापारी या किसान। देखिए सामाजिक नियमों को जो पूछे किसने लिखा है, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए, वह ऋषि था। ठीक है, और सामाजिक नियमों को किसने लिखा था, वो ऋषि ने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था प्यारे बच्चों, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली। देखिए हड़प्पा सभ्यता का पूछे कि आपका प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो आपका एकदम सबका कमेंट मानना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह था इसका, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किसके समय अधिक हुआ था, चंद्रगुप्त के मौर्य समय, बिंदुसार, अशोक या समुद्रगुप्त के, बताइए। देखिए मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार पूछे आपको किसके समय अधिक हुआ था, तो आपका कमेंट में जवाब आना चाहिए, वो अशोक के समय अधिक हुआ था। ठीक है, अखंड भारत हुआ। अगला अगला है कि शिलालेख किस किस पर खुदे होते थे, बताइए। तांबा, पत्थर, लकड़ी या मिट्टी का। देखिए शिलालेख पूछे कि किस पर खुदे होते थे प्यारे बच्चों, तो आपका एकदम जवाब कमेंट में आना चाहिए। शिलालेख पूछे आपको किस पर खुदे होते थे प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वह प्यारे बच्चों पत्थर पर खुदे होते थे। ठीक है, अगला, जाति शब्द का अर्थ क्या था, समूह, पैसा, जन्म आधारित वर्ग या धर्म। देखिए जाति शब्द का पूछे आपको अर्थ क्या था पहले बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वह था जन्म आधारित वर्ग था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला, कि समाज में स्त्रियों की भूमिका क्या थी, स्वतंत्र, सीमित, समान या सर्वोच्च। देखिए समाज में स्त्रियों का जो पूछे कि भूमिका क्या था पहले बच्चों, तो आपका जवाब होना चाहिए वह सीमित था। ठीक है, अगला, मौर्य काल में न्याय कार्य कौन करता था, राजा, अमात्य या दंडपाल एक ग्राम प्रधान। देखिए मौर्य काल में जो पूछे आपको न्याय का कार्य कौन करता था, तो आपका जवाब होना चाहिए कमेंट में प्यारे बच्चों, वह राजा करता था। ठीक है, अगला, कि हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा का प्रयोग था या नहीं। देखिए मुद्रा का प्रयोग प्यारे बच्चों देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। ठीक है, मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था, यानी कि वस्तु का लेन देन था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का आधार किस ग्रंथ में मिलता है, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। देखिए वर्ण व्यवस्था का जो आधार आपको पूछे किस ग्रंथ में मिलता है, तो वह प्यारे बच्चों ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि बताइए कि नगरों में कौन सा वर्ग रहता था, किसान, व्यापारी, शिल्पकार या बीसी दोनों। देखिए नगरों में जो रहता था प्यारे बच्चों
वह जो रहता था व्यापारी भी शिल्पाकार भी रहता था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर। सामाजिक बंधुत्व का मुख्य आधार क्या था? राज्य, परिवहन, धर्म या धन। देखिए, सामाजिक बंधुत्व का अगर पूछे कि मुख्य आधार क्या था, तो आपका कमेंट में जवाब क्या होना चाहिए बताइए? वह परिवार था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक या चंद्रगुप्त। देखिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछे कौन था? वो महात्मा बुद्ध गौतम था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर। पूछे आपको किसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बताइए? तो बौद्ध वृक्ष, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं बौद्धि वृक्ष कहते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, पूछे कि नदी कौन सा था प्यारे बच्चों बताइए? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और बताइए क्या कौन सा नदी था बताइए प्यारे बच्चों? तो वह था प्यारे बच्चों नदी, बताइए। और रिजुपलेका नदी किनारे किसको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था प्यारे बच्चों? ये भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म को किस नदी के किनारे? अगला, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। पूछे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कमेंट में, वह लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। और सर्वाधिक जो दिया था उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, क्या बोलते हैं, उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखना आपका कमेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, गया, सारनाथ या श्रावस्ती में। देखिए, बुद्ध ने जो पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सर्वाधिक पूछे श्रावस्ती में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश में। देखिए, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में मिलते हैं पहले बच्चों बताइए? तो वो बताइए कमेंट में। तो देखिए, बुद्ध के उपदेश में किस भाषा में थे बताइए? तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कमेंट में प्यारे बच्चों, वह पाली भाषा में मिला था। ठीक है, आपका अभी तक आंसर कमेंट में आया होगा प्यारे बच्चों। जो बौद्ध धर्म का जो मिला था, जो ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को, वह मतलब निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप, निरंजना, ये आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, निरंजना नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ का प्रमुख कौन था? राजा, भिक्षु, आचार्य या संघपति। बताइए। देखिए, बौद्ध संघ का पूछे आपको प्रमुख कौन होता था बताइए? तो आप लोग का सबका जवाब होना चाहिए कमेंट में, वह भिक्षु होता था। ठीक है, चलिए, स्तूप किससे संबंधित था? जैन धर्म से, वैदिक धर्म से या बौद्ध धर्म से या इस्लाम से? देखिए, स्तूप पूछे आपको प्यारे बच्चों तो किस धर्म से संबंधित? तो वह प्यारे बच्चों आप लोग का सबका जवाब आएगा कमेंट में, वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, और इस्लाम से आपको पता मस्जिद। ठीक है, और वैदिक धर्म से मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि सांची का स्तूप किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। देखिए, सांची का स्तूप आपकी परीक्षा में बार बार ये वाला पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप किसको कंठस्थ होना चाहिए, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है कि महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। देखिए, महावीर स्वामी पूछे आपको कि किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, और बताइएगा तीर्थंकर कितने थे बताइए? 23वें था, बताइए 24वें था, बताइए आप लोग कमेंट में जरूर दिएगा महावीर स्वामी। ठीक है, अगला, जैन धर्म, ये क्वेश्चन कराया ना। हाँ, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? कर्म, अहिंसा, भक्ति या यज्ञ। देखिए, जैन धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत पूछे क्या है, तो आपका कमेंट में एक ही जवाब होगा प्यारे बच्चों, बताइए क्या होगा? वह अहिंसा है क्या? ठीक है, चलिए अगला, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है बताइए? जन्म, मोक्ष, स्वर्ग या यज्ञ। देखिए, बौद्ध धर्म में जो निर्वाण का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वह होता है, बताइए क्या होता है? वह मोक्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन निर्वाण प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गुफा मंदिर किस काल में बने थे? मौर्य में, चंद्रगुप्त गुप्त काल में या मध्यकाल में या आधुनिक में? देखिए, गुफा मंदिर जो किस काल में बने थे, या आपको अगर प्रश्न पूछे तो वह गुप्त काल में सर्वाधिक बना था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या इस्लाम से? देखिए, अजंता की गुफाएं पूछे आपको प्यारे बच्चों किससे संबंधित था, तो आपका जवाब होगा वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि स्तूपों का निर्माण किसके अवशेषों पर होता था प्यारे बच्चों? राजाओं पर, संतों पर, बुद्ध पर या सभी पर? देखिए, स्तूपों का जो निर्माण पूछे किसके अवशेषों पर होता था प्यारे बच्चों बताइए? तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए, वो किस बताइए कमेंट में प्यारे बच्चों को आंसर, आपका जवाब क्या होगा? तो वह
रजाओं पर होता था, संतों पर और बुद्धि पर। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि 74 मतलब सॉरी मतलब बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य थे? 2, 3, 4 या 5? आपकी परीक्षा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य थे प्यारे बच्चों? तो बताइए कमेंट में क्या इसका राइट आंसर होगा। तो वह प्यारे बच्चों 4 आर्य सत्य थे। ठीक है, आपकी परीक्षा में भी पूछता है सब्जेक्टिव में। अगला क्वेश्चन, अगला है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से या सूफी से? बताइए। ठीक है, जैन बताइए मेरे बच्चों अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो आप लोग का एकदम सबका कमेंट में आंसर आया होगा, वो किससे था? वो बौद्ध धर्म से था। ठीक है, जैन भिक्षुओं को क्या कहा जाता था मेरे बच्चों? भिक्षु, मुनि, साधु या योगी? देखिए, जैन भिक्षुओं को जो कहा जाता है मेरे बच्चों, आप लोग का एकदम जवाब दीजिए, वो क्या कहा जाता था? वह मुनि कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, अगला है कि बताइए चैत्य किससे संबंधित है? आवास से, पूजा स्थल से, शिक्षा से, व्यापार से? देखिए, चैत्य जो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, आपको पूछे तो आपका एकदम कमेंट में जवाब आना चाहिए, वो पूजा स्थल से संबंधित है। ठीक है, विहार का अर्थ क्या है? मंदिर, निवास स्थान, बाजार या किला? देखिए, विहार का जो अर्थ होता है बच्चों, बौद्ध धर्म का जो भिक्षु रहता था उसमें वो लोग रहने के लिए रहता था, वो निवास स्थल था। ठीक है, विहार। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुप्त काल को किस कला के लिए जाना जाता है? पहले बच्चों बताइए, मूर्ति कला को, चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला को या सभी के लिए? ठीक है, देखिए गुप्त काल को पूछे कि किस काल के लिए जाना जाता होगा, तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आएगा। बताइए, वो मूर्ति कला के लिए भी, चित्रकला के लिए भी और स्थापत्य के लिए। इसलिए पहले बच्चों गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, ये आप याद रखिएगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में किस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है या स्वर्ण काल भी कहा जाता है? तो वो गुप्त काल को। ठीक है, लेकिन यहाँ तो याद रखिएगा पहले बच्चों। अगला, बौद्ध कला का प्रमुख प्रतीक क्या था? कमल, चक्र, वृक्ष ये सभी? देखिए, बौद्ध कला का पूछे कि प्रमुख प्रतीक क्या था, तो आप लोग का एकदम कमेंट में आंसर लग जाना चाहिए अभी तक। ठीक है, वह कमल भी था, चक्र भी था, वृक्ष भी था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इनमें से सभी था डी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बताइए कि भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों। इबतुता, अल्बरोनी, ह्वेनसांग या मार्को पोलो? देखिए, भारत आने वाला पहले अगर पूछे कि चीनी यात्री इनमें ऑप्शन में से कौन था, तो आप लोग का कमेंट में अभी तक आंसर आया होगा, वह ह्वेनसांग था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सी, ये काफ़ी बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पूछता है प्रश्न ऐसा। ह्वेनसांग किस देश से आया था? चीन से, जापान से, कोरिया से या मंगोलिया से? देखिए, ह्वेनसांग ये हो गया बात, चीन से आया हुआ था। ठीक है, ये आप लोग लगे हाथ याद रखिएगा दोनों प्रश्न। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अल्बरोनी किस देश का निवासी था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन का, अरब का, फारस का, तुर्की का? देखिए, अल्बरोनी पूछे किस देश का निवासी था प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट में बताइए, वो फारस का था। ठीक है, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अल्बरोनी का सबसे पुस्तक फेमस है प्यारे बच्चों, बताइए क्या है? किताब उल हिंद है। ठीक है, इन्होंने का सबसे फेमस किताब है, और भारत की संस्कृति सबके बारे में पता चलता है इसी की पुस्तक से। ठीक है, बताइए अगला, इबतुता किस काल में भारत आया था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, दिल्ली सल्तनत में या मुगल में? देखिए, पूछे आप कि इबतुता किस काल में भारत आया था, तो आपका एकदम कमेंट में आना चाहिए जवाब प्यारे बच्चों। देखिए, इसका जो जवाब, इसका राइट आंसर होगा, देखिए क्या होगा, वो दिल्ली सल्तनत में आया था। ठीक है, दिल्ली दरबार में आया था। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इबतुता किस शासनकाल समय में भारत आया था? एज ए सेम क्वेश्चन है। हाँ, इस बार पूछा किस समय भारत आया था? अकबर के समय, अलाउद्दीन के समय, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर के समय? देखिए, इबतुता पूछे कि किस शासनकाल में भारत आया था, तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए मेरे बच्चों, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक है, यात्रियों ने भारत की किस बात पर प्रशंसा की है? बताइए, गरीबी पर, धार्मिक सहिष्णुता पर, व्यापार पर, न्याय ने? देखिए, भारत में जो यात्रु कई सारे देश से आया, तो उस समय की भारत की क्या प्रशंसा की गई थी प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कमेंट में प्यारे बच्चों, वह धार्मिक सहिष्णुता का यहाँ बड़ा प्रसन्नता किया गया है। ठीक है, यानी कि लोग कई धर्मों का यहाँ पर वास होता है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला है कि मार्को पोलो किस देश से आया था? बताइए, फ्रांस से,
इटली से, इंग्लैंड से या जर्मनी से। देखिए मार्को पोलो पूछे किस देश से आया था, तो आपका एकदम जवाब कमेंट में आना चाहिए। बताइए क्या आना चाहिए, वह इटली से आया हुआ था। ठीक है, यात्रियों के विवरण में हमें क्या जानकारी मिलती है, राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक या सभी। देखिए कैसा यात्री, या तो भारत की संस्कृति कैसा है, राजनीतिक कैसा है, सामाजिक कैसा है, ये सब के बारे में लिखा है अपने अपने पुस्तकों में। ठीक है, तो यानी कि इनमें से सभी का विवरण किया था भारत में आके। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। अगला जवाब क्वेश्चन है कि अलबरौनी ने किस ग्रंथ की रचना की है, किताब उल हिंद, राजतंत्री, अकबरनामा या तुजी के बाबरी। देखिए प्यारे बच्चों, अलबरौनी ने पूछे आपको, हमने पहले भी बताया कि इसका सबसे फेमस पुस्तक है जो कि भारत की संस्कृति के बारे में पता चलता है, और धार्मिक सहिष्णुता कैसा था, यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, ये सब के बारे में अलबरौनी ने अपना पुस्तक में लिखा है, किताब उल हिंद में लिखा है। ठीक है, आप लोग का भी आंसर आया होगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। राजतंत्री पूछे आपका पुस्तक आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, वह कल्हन द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, कल्हन द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कल्हन द्वारा राजतंत्री पुस्तक लिखा है। और अकबरनामा पूछे पुस्तक प्यारे बच्चों अबुल फजल है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तुजी के बाबरी बाबर ने खुद लिखा है आत्मकथा अपना। ठीक है, याद रखिएगा। यात्रियों के विवरण किस स्रोत में आते हैं प्यारे बच्चों, पुरातात्विक में, साहित्यिक में, विदेशी स्रोत में या सभी में। देखिए यात्रियों के विवरण किस स्रोत में आते हैं, तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए, वह विदेशी स्रोतों से आते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगले क्वेश्चन आने से पहले पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और जो बच्चा शुरू से लेकर अंत तक बनेगा उसी का मतलब परीक्षा में जीतेगा पहले बच्चों, इसलिए मतलब आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपका भी लक्ष्य है 450 प्लस करने का, तो ज़रूर इस चैनल से जुड़िए और अपना लक्ष्य को पूरा कीजिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ आपको देखिए कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं हम सब कुछ समझा दें। ठीक है, ये मेरा महामैराथन लेने का प्रयास ये नहीं बचा कि आपके साथ मैं व्यू लूँ और आप सिर्फ देखिए मेरा। ठीक है, वो उससे मेरा काम नहीं, हम आपको A to Z इसमें कवर कर देंगे टॉपिक। ठीक है, जिससे आपकी परीक्षा में कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक हो गया, PYQ हम आप लोगों को लिए यहाँ पे बता दिए क्वेश्चन बैंक, और चैप्टर 1 से लेकर 15 तक कवर कर लिए इसमें। और आपके प्यारे बच्चों परीक्षा में रिपीट प्रश्न भी करते हैं, वो भी हम क्वेश्चन कवर किए, और आपके आने वाले प्रश्नों को भी कवर किए, जिससे आपका परीक्षा में 50 प्रश्न यहाँ से ज़्यादा आप चूज़ करके आइए, लेकिन कम नहीं आइएगा। ठीक है, इसलिए मेरा गारंटी है, इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक क्लास कीजिएगा, तब इसका परिणाम आएगा। ठीक है, और इससे सब्जेक्टिव पहले करवाए हैं, इसको देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा देंगे। ठीक है, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसका PDF के लिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि इब्न बतूता ने भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहा है, कठोर थी, उदार थी, कमज़ोर थी या अस्त व्यस्त थी। देखिए इब्न बतूता ने जो भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में जो कहा था प्यारे बच्चों, वह क्या कहा था बताइए, वह बिल्कुल कठोर था यहाँ पर न्याय व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अलबरौनी ने भारत की किस प्रथा की आलोचना की है। देखिए आलोचना उन्होंने शिक्षा, जाति व्यवस्था, व्यापार या कला। देखिए अलबरौनी ने भारत की जो पूछे किस प्रथा की आलोचना की है, तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए मेरे बच्चों, वह जाति व्यवस्था का आलोचना किया। देखिए यहाँ जाति व्यवस्था बहुत अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है, और चरम स्तर पे पहुँच गया है। आपको पता है जाति व्यवस्था कितना समाज के लिए हानि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि यात्रियों ने भारत के किस वर्ग का अधिक वर्णन किया है। देखिए यात्रियों ने भारत में जो किस वर्ग का अधिक वर्णन किया है, किसान का, कि व्यापारी का, कि शासक का, कि भिक्षु का। देखिए यात्रियों ने भारत की जो ज़्यादा जो वर्णन किया है प्यारे बच्चों पूछे आपको, वह शासक का किया है। ठीक है, यहाँ मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों का राजा है, मतलब इसका ढेर वर्णन किया है वो, कि देखिए कोई भी चीज़ अब एक जगह रहिएगा, एक साथ रहिएगा, तभी ना दूसरे को हराइएगा। अब सब अलग अलग थोड़ा थोड़ा जगह बटे हुए, तो दूसरे को आक्रमण करने में बड़ा आसान हुआ भारत में। ठीक है, और वो सफल भी रहा है, इसी कारण कि भारत में छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। ठीक है, ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वल्लभी। देखिए ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, तो आपका कमेंट में क्या जवाब होगा प्यारे बच्चों बताइए कमेंट में। तो वो जो उन्होंने विद्यालय का योजना किया था वो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट है। और देखते हैं कि नालंदा से कौन कौन बच्चे पढ़े, आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा। और विक्रमशिला बताइएगा भागलपुर में जो स्थित है, और भागलपुर से क्लास कौन कौन कर रहे हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। लिए लीजिए प्रश्न, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, ओडिशा में। बताइए प्यारे बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, वह बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए
अगला कि इब्तुता ने, चलिए आप लोग कमेंट में जवाब ये दीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ठीक है। आप लोग कमेंट में दीजिएगा और इसे ध्वस्त हम बता देते हैं, आप लोग किसने बनाया था ये जवाब दे। ध्वस्त देखिए बख्तियार खिलजी ने इसको नालंदा विश्व को ध्वस्त किया था, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किसने बनवाया था, ठीक है। हम आपको जब रिप्लाई उसका ज़रूर देंगे, ठीक है। इब्तुता ने भारत का किस नगर की प्रशंसा की है? दिल्ली, आगरा, बनारस या उज्जैन की? देखिए इब्तुता ने जो भारत का किस नगर की प्रशंसा की है, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कमेंट में, वह दिल्ली की प्रशंसा की है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यात्रियों के विवरण की सीमा क्या थी? पक्षपात, भाषा समस्या या संस्कृत विभिन्नता, ये सभी था। देखिए यात्रियों के विवरण की सीमा क्या थी प्यारे बच्चों? उन लोग का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? भाषा भी अलग था, पक्षपात भी अलग था, ठीक है, और सांस्कृतिक भिन्नता था, ठीक है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर मार सकते हैं। अलबरौनी भारत पर कब आया था? 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं से लेकर 11वीं सदी में, 13वीं सदी में? देखिए अलबरौनी जो भारत आया था प्यारे बच्चों, वो कब आया था? तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए, वो 10वीं से लेके 12वीं सदी में आया था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी द राइट आंसर। आपको इसका पुस्तक बता दिया हमकी परीक्षा में बार बार प्रश्न आपके पूछे हुए हैं, अगर आप क्वेश्चन बैंक को देखें तब, ठीक है। हवैन सॉन्ग किस धर्म का अनुयायी था? हिंदू, जैन, बौद्ध या इस्लाम? ठीक है, हवैन सॉन्ग पूछे आपको किस धर्म का अनुयायी था, तो आपका एक ही कमेंट में जवाब आना चाहिए, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि यात्रियों के विवरण विवरण इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मनोरंजक हेतु, विदेशी दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रचार या व्यापार जानकारी? देखिए यात्रियों के विवरण के इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होना चाहिए वो विदेशी दृष्टिकोण कैसा है, ठीक है, किसी देश के प्रति यानी कि भारत के प्रति कैसा था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन थे, बताइए। तुलसीदास, कबीरदास या सूरदास या मीराबाई? बताइए। देखिए निर्गुण भक्ति के सबसे प्रमुख पूछे आपको संत कौन है, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब होना चाहिए वो कबीरदास थे, ठीक है। कौन थे? कबीरदास थे। एक सगुण और एक निर्गुण भक्ति। देखिए सगुण भक्ति तुलसीदास से, देखिए निर्गुण भक्ति वाला जो मानता था संत, वह ईश्वर निराकार यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ठीक है, ये लोग निर्गुण भक्ति वाले मानते थे, और सगुण भक्ति वाले ईश्वर का आकार होता था, ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला है प्यारे बच्चों कि सूफी संत किस धर्म से संबंधित थे, बताइए। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम या जैन? बताइए सूफी संत किस धर्म से संबंधित था प्यारे बच्चों, बताइए। तो आप लोग एकदम सोच समझ के आंसर लगाए होंगे कि सूफी संत जो है प्यारे बच्चों वह इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से लगाए होंगे आंसर को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे साथियों कि देखिए कि कबीर की रचनाओं का संकलन कराता है, बताइए। रामचरितमानस, बिजक या पदावली या साखी? ये कबीर की रचनाओं का जो संकलन कहलाता है प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाता है, बताइए। तो आप लोग एकदम सोचेंगे वह बीजक कहलाता था। क्या कहलाता था? बीजक, ठीक है। ऑप्शन इज द बी राइट आंसर होगा। रामचरितमानस किसका पुस्तक है प्यारे बच्चों, बताइए। तो वह तुलसीदास का है, ठीक है, तुलसीदास का, याद रखिएगा आप लोग लगे हैं। चलिए तो ये प्यारे बच्चों आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास का अंत तक वही बच्चा जुड़ेगा जो जिसका प्यारे बच्चों अपना लक्ष्य है 450 प्लस करना, 400 प्लस करना, तो उसी मतलब वही मतलब क्लास तक अंत का रुकेगा, ठीक है। इसलिए क्लास तक अंत तक रहिए, और ये आपके आखिरी पैरार बचा, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे अब आगे आपका तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत कौन थे, बताइए। जियामुद्दीन औलिया, शेख अहमद, शाह वली उल्लाह या अल बरौनी? देखिए प्यारे बच्चों चिश्ती सिलसिले के जो प्रसिद्ध संत कौन थे, बताइए आप लोग एकदम कमेंट में जवाब। तो चिश्ती सिलसिले के जो प्रसिद्ध संत कौन थे प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो आप लोग का एकदम सोच समझ के आंसर लगाएंगे, वो जियामुद्दीन औलिया था। कौन था प्यारे बच्चों? जियामुद्दीन औलिया था, ठीक है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मीरा किसकी भक्त थी, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम का बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। राम, शिव, कृष्ण या विष्णु? देखिए आपको पूछे कि मीरा किसकी भक्त है प्यारे बच्चों, तो आप लोग सब लोग लगाएंगे जवाब वह कृष्ण का भक्ति करती थी, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। राम पूछे तो तुलसीदास पूछे तो किस भक्ति से जुड़े हुए थे, वह राम भक्ति से जुड़ा हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सूफी संतों का निवास स्थल कहलाता था, बताइए। मठ, बिहार,
खानकाह या मंदिर। देखिए सूफी संतों का जो निवास स्थान जो कहलाता था मेरे बच्चों, क्या कहलाता था बताइए? वह खानकाह कहलाता था। ठीक है, आपके परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता है। और बिहार बौद्ध मठों के लिए था रहने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। और मंदिर आपको पता है हिंदू धर्म का है। ठीक है, अगला कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को माना माना गया है साकार, निराकार, अवतारी या मूर्त। आपको हम पहले भी बताए इसके बारे में। देखिए निर्गुण भक्ति वाले ईश्वर को मानते हैं पर उसका कोई आकार नहीं मानते। ठीक है, और सगुण भक्ति वाले आकार उसका मानता है, यानी कि निराकार। आप लोग राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग बल का ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बच्चों? और बिल्कुल यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन लड़ेंगे, आपके सेम टू सेम क्वेश्चन, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बस अपने दोस्तों को भी जम के शेयर कीजिए प्लीज़। आपको प्यारे बच्चों आपके लिए इतना सारा हम मेहनत करके आते हैं। देखिए इतना इतना सारा क्वेश्चन टाइपिंग करना मतलब बहुत खतरनाक सा है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि प्यारे बच्चों मेरा मेहनत थोड़ा सा साकार हो। और मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं करते हैं। ठीक है, आपके लिए इतना सारा मेहनत करके आते हैं कि हर हालत में बच्चा का सब में सब ऑब्जेक्टिव सही हो जाए और सब्जेक्टिव भी हम जो पढ़ा रहे हैं वही आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कव्वाली का संबंध है भक्ति से, सूफी परंपरा से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? देखिए कव्वाली का जो संबंध है प्यारे बच्चों वो किससे बताइए आप लोग का कमेंट में, तो वह है प्यारे बच्चों सूफी परंपरा से। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत की वाणी है बताइए? तुलसीदास की, कबीर की, सूरदास की, मीराबाई की? देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत की वाणी है प्यारे बच्चों? तो गुरु ग्रंथ साहिब में आपको पूछे किस ग्रंथ के शामिल है, वो कबीर दास का है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था युद्ध, सत्ता, ईश्वर भक्ति या शासन? देखिए भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था प्यारे बच्चों वह क्या था बताइए आप लोग कमेंट में? वह ईश्वर भक्ति था। ठीक है, आप लोग भी सी लगाएंगे। अगले भक्ति आंदोलन का दो भक्त हुए बताइए दक्षिण भारत का, तो एक नयार एक अलवार। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है बताइए? कृष्णदेव राय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, या राम राय ने, या सदा शिव राय ने? देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था प्यारे बच्चों वह 1336 ईस्वी में किया गया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। हाँ, इसका पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में 3 शासक हुए, एक हुआ सुलूब, एक हुआ तुलुब, एक हुआ था कौन? संगम वंश। ठीक है, संगम वंश का शासक था हरिहर एवं बुक्का, दोनों ने जो स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। सबसे प्रतापी शासन जो तुलुब शासन करता था कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का एकदम चरम स्तर पर पहुंचा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए प्यारे बच्चों, इसका संस्थापक पूछ रहा है आपको तो हरिहर एवं बुक्का, और पूछे कब? 1336 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी बताइए? मदुरै, हम्पी, तंजौर या कांची? देखिए विजयनगर साम्राज्य की अगर पूछे कि आपको राजधानी कहाँ थी तो आप लोग सब लोग कमेंट में लगाएंगे आंसर, वह थी हम्पी, जो कि अभी वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी, गोदावरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? देखिए विजयनगर साम्राज्य जो पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ था तो आपका एकदम सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए, और तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर होगा। आपको हम बता दिया स्थापना किसने किया था, कब हुआ था, और बता दिए सबसे प्रतापी शासन भी कृष्णदेव राय था, जिसके समय एकदम कला में विकास बहुत चरम स्तर पर पहुंचा था। ठीक है, हम ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराए हैं, आप लोग अगर नहीं देखें उसको जरूर बार बार देखिए। हम बार बार बोल रहे हैं एनालिसिस करके हम क्वेश्चन बनाए, सब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बनाते हैं। ठीक है, और एक और क्लास पर लाएंगे जो कि आपके फाइनल परीक्षा के नज़दीक होगा, फरवरी के करीब लाएंगे आपका। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे प्यारे बच्चों? संगम, सालूब, तुलुब या अरुविदु? बताइए। तो प्यारे जो कृष्णदेव राय पूछे किस वंश से संबंधित था तो हम पिछले भी बताए हमने आपको थोड़ा देर पहले, तो वह तुलुब वंश का था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य में 3 वंश हुए, कौन कौन प्यारे बच्चों? संगम, सालूब और तुलुब। संगम वंश का ही संस्थापक था विजयनगर साम्राज्य का हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, और तुलुब वंश का कृष्णदेव राय से संबंधित है। सबसे प्रतापी शासन विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय। चलिए अगला, अमृतमाल्यादा के लेखक कौन थे?
हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय या राम राय। देखिए अमूर्त माल्यदा के जो लेखक पूछे आपको प्यारे बच्चों, तो आप लोग का एकदम सोच समझ के आंसर लगाएंगे। वह है प्यारे बच्चों कृष्णदेव राय का है। ठीक है, याद रखिए कृष्णदेव राय प्यारे बच्चों एक शासक ही था, और बल्कि वह पढ़ने में भी उसको इंटरेस्टिंग, और बुक अपना खुद से लिखता था। ठीक है, हम्पी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? अभी हम आपको बताए तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो हम्पी प्यारे बच्चों वर्तमान में पूछे आपको किस राज्य में स्थित है? वो कर्नाटक राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा, इस डी इज द राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख मंदिर कौन था? बताइए। विरूपाक्ष मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। देखिए विजयनगर साम्राज्य की पूछे आपको प्रमुख कौन सा था, बताइए मंदिर। तो आपका एकदम सबका कमेंट में आंसर भरा पड़ा रहना चाहिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन का जवाब। तो वह है प्यारे बच्चों, बताइए कौन सा है, बताइए। तो वह है विरूपाक्ष मंदिर है। कौन है बताइए? विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य व्यवसाय था खनन, कृषि, व्यापार या पशुपालन। देखिए विजयनगर साम्राज्य का अगर पूछे कि मुख्य व्यवसाय था क्या, तो आप लोग कमेंट में एकदम जवाब दीजिएगा। तो वह व्यापार था। क्या था प्यारे बच्चों? व्यापार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि विजयनगर की सेना का प्रमुख शक्ति थी घुसरवार, पैदल चलना या तोपखाना या नौसेना। देखिए विजयनगर की जो सेना की प्रमुख जो शक्ति थी प्यारे बच्चों, वह थी घुसरवार करना। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए जिस क्वेश्चन में ज़्यादा एनालिसिस का बात होगा हम उस क्वेश्चन में करेंगे, जो इसमें नहीं होगा तो उसमें हम नहीं करेंगे। ठीक है, और आपको इतना सारा हम दे के देंगे कि आपकी परीक्षा से इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तराइन का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। देखिए विजयनगर साम्राज्य का जो पतन जो हुआ था प्यारे बच्चों, किस युद्ध के बाद हुआ था? इसका भी लोग अनुमान लगाया था, बताइए। और तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, हम बताते हैं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध पूछे तो वह 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, लगे यहाँ तक। और तराइन का युद्ध शायद हुआ था 1300 हुआ था 31 ईस्वी में हुआ था, शायद 1331 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तराइन का युद्ध याद रहे। आप लोग बताइएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था कमेंट में। ठीक है, चलिए मुगल काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? बीघा, एकड़, गज या हेक्टेयर। देखिए मुगल काल में जो भूमि माप की इकाई आपको पूछे वह क्या थी प्यारे बच्चों, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कमेंट में, वह बीघा था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, लगान वसूलने का कार्य कौन करता था? किसान, जमींदार, सैनिक या व्यापारी। देखिए मुगल काल में जो लगान वसूलने का जो कार्य करता था प्यारे बच्चों, वो कौन करता था? वह जमींदार करता था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मुगल राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? व्यापार से, कृषि से, उद्योग से या करघा से। देखिए मुगल राजस्व व्यवस्था जब पूछी किससे संबंधित थी प्यारे बच्चों, तो आपका एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए, वह कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन थे? टोंडरम या मानसिंह या बीरबल या अबू फजल। देखिए अकबर के समय अगर पूछे आपको प्यारे बच्चों राजस्व मंत्री कौन थे, तो आपका एक ही कमेंट में जवाब आना चाहिए, बताइए वो कौन था। एकदम आप लोग सोच समझ के आंसर ये दीजिएगा, वह था टोंडरम था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जाप्ती प्रणाली किससे जुड़ी थी? बताइए। सेना, भूमि कर, व्यापार या शिक्षा। देखिए जाप्ती अगर प्रणाली पूछे किससे जुड़ी थी प्यारे बच्चों, तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए, वह भूमि कर से जुड़ा हुआ था। किससे था? भूमि कर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। किसान कर किस रूप में देते थे? बताइए। सोना, चांदी, अनाज या सभी। देखिए किसान कर किस रूप में देते थे प्यारे बच्चों, तो आप लोग एकदम कमेंट में जवाब दीजिएगा क्या होगा। देखिए सोना के रूप में भी देता था, चांदी चांदी, अनाज अनाज के रूप में देता था, इनमें से सभी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि जमींदारों को क्या अधिकार था प्यारे बच्चों? भूमि पर, या कर वसूली,
या सेना रखने या सभी, या बताइए। देखिए जमींदारों को क्या अधिकार था प्यारे बच्चों, बताइए तो आप लोग कमेंट में। तो मुगल काल में वह प्यारे बच्चों भूमि कर भी था, कर वसूली भी था, और सेना रखने का भी उसी के पास अधिकार था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। अगला, मुगल काल में किसान कहलाते थे रैयत, अमीर, उमरा या सिपाही। देखिए मुगल काल में जो किसान को कहा जाता है प्यारे बच्चों, वह कहा जाता था रैयत कहा जाता है। क्या कहता था? रैयत। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा मुगल काल का संस्थापक कौन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भूमि कर की दर निर्धारित होती है। देखिए हम जो क्वेश्चन आपको पूछे कमेंट में जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, हम देखेंगे किस किस बच्चा का कितना मतलब तैयारी ज़बरदस्त है। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन हो सकता है कि आपको जो कमेंट बॉक्स में दिया आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, भूमि कर की दर निर्धारित होती है राजा द्वारा, किसान द्वारा, फसल के अनुसार, मौसम से। देखिए भूमि कर की जो दर निर्धारित होती थी प्यारे बच्चों उस समय, तो वह होती थी फसल के अनुसार। अगर फसल ठीक ठाक है तो वो कर भी निर्धारित अच्छा होता था। ठीक है, अगला, कि मुगल राज्य की आयु का मुख्य स्रोत क्या था, सॉरी आय का मुख्य स्रोत क्या था? व्यापार, कृषि, युद्ध या उपहार। देखिए मुगल राज्य की जो आय का जो मुख्य स्रोत था प्यारे बच्चों, वह देखिएगा तो वह कृषि से ही जो आता था। ठीक है, और वहाँ कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं था। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो है प्यारे बच्चों की इतिहास लेखन की फारसी परंपरा किस काल में विकसित हुई है। देखिए इतिहास लेखन की फारसी परंपरा पूछे किस काल में विकसित हुआ है, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक या वैदिक। तो प्यारे बच्चों आप लोग सब लोग जवाब दीजिए, इतिहास लेखन की फारसी परंपरा किस काल में विकसित हुआ है, तो बताइए वह मध्यकाल में विकसित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अकबरनामा के लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? अबू फजल, बदायूनी, अलबरौनी, इब्तूता। तो अकबरनामा का सबसे हम आपको बताए प्यारे बच्चों, अबू फजल जो पुस्तक लिखे अकबरनामा, इसमें अकबर के सारी उन्होंने प्रशंसा भी की थी उसमें। ठीक है, उसमें सारा उसका तारीफ किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, अबू फजल ने। ऑप्शन इसका ए राइट है। इसलिए इतिहास में ज़्यादा चर्चित रहता है कि उन्होंने एक तरफा लिखा है, अकबर का एकदम तारीफ ही तारीफ उसमें अपने पुस्तक में किया अकबरनामा में। ठीक है, चलिए मुगल इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, संस्कृत, फारसी या अरबी, बताइए। तो मुगल इतिहास पूछे आपको प्यारे बच्चों किस भाषा में लिखा गया था, तो आपका एक ही कमेंट में जवाब आना चाहिए, वो फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर होगा। अगला, शाहनामा किससे संबंधित है? भारत से, ईरान से, चीन से, रोम से। देखिए शाहनामा किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, तो आप लोग ज़रूर मतलब कमेंट कीजिएगा कि शाहनामा किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, बताइए। तो वह है प्यारे बच्चों हाँ ईरान से संबंधित था प्यारे बच्चों इसका। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि तवारीख क्या है, बताइए। तवारीख क्या है? कविता है, इतिहास ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, नाटक है। देखिए तवारीख जो था प्यारे बच्चों, यह था इतिहास ग्रंथ था। ठीक है, यानी कि इससे इतिहास का स्रोत मिलता था, एक ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर मार सकते हैं। अगला, बदायूनी किस मुगल शासक के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो बताइए आप लोग, तो बदायूनी किस मुगल शासक के समकालीन थे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताइए कमेंट में, वह अकबर के समय समकालीन थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, अगला है प्यारे बच्चों कि मुगल दरबार का आधिकारिक इतिहासकार कौन था? टोंडरम, अबू फजल, मानसिंह या बीरबल। देखिए मुगल दरबार का आधिकारिक इतिहासकार कौन था, तो आप लोग एकदम सब लोग कमेंट में पढ़े होंगे, वह कौन था? वो अबू फजल था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इतिहास लेखन का उद्देश्य था मनोरंजन, राजकीय वैधता, शिक्षा, व्यापार। देखिए इतिहास के लेखन का जो उद्देश्य था प्यारे बच्चों, वो क्या था बताइए? वो राजकीय वैधता था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों कि मुगल शासक अपने इतिहास क्यों लिखवाते थे, बताइए। तो देखिए मुगल शासक अपने इतिहास क्यों लिखवाते थे? प्रसिद्धि के लिए, प्रशासन हेतु, वैधता के लिए, मनोरंजन के लिए। कि मुगल शासन अपने इतिहास क्यों लिखवाते थे, ये अनुमानित तौर पर देखा जाए तो वैधता के लिए। ठीक है, कि लोग आवे जाने ठीक है बारे में। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। फारसी इतिहास लेखन किससे प्रभावित था? वैद से, कुरान से, बाइबिल से या त्रिपिटक से। देखिए फारसी इतिहास का जो लेखक जो प्रभावित था प्यारे बच्चों, वह था कुरान से साथ संबंधित। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला है प्यारे बच्चों कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया
1793, 1857, 1765, 1813 में। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त जो प्यारे बच्चों लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था बताइए? वो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करेंगे, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, वारन हेस्टिंग ने। तो अस्थाई बंदोबस्त आपको पूछे प्यारे बच्चों तो किसने मतलब लागू किया था? तो आपका जवाब होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, 1793 ईस्वी में। और पूछे आपको इससे अलग क्वेश्चन कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कॉमेंट में। अगला कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से लागू की गई थी बताइए? बंगाल से, बिहार से, मद्रास से, पंजाब से। देखिए रैयतवाड़ी जो व्यवस्था लागू किया गया था प्यारे बच्चों वो गया था वह मद्रास से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि माँ महलवारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? किसान से, गांव से, जमींदार से, राजा से। देखिए महलवारी व्यवस्था पूछे आपको किससे संबंधित थे? तो आप लोग का कमेंट मानना चाहिए वो गांव से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों कि नील की खेती किसके लिए की जाती थी? भोजन के लिए, रंग के लिए, औषधि के लिए, ईंधन के लिए। देखिए नील की खेती किसके लिए की जाती थी प्यारे बच्चों बताइए कमेंट में। तो प्यारे बच्चों वह बताइए कमेंट में आपका जवाब क्या होगा? वह रंग के लिए किया जाता था। ठीक है, नील की खेती ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। नील विद्रोह हुआ था 57 में, 1859 में, 1860 में, 1870 में। देखिए नील विद्रोह जो हुआ था प्यारे बच्चों वो बंगाल में हुआ था। आपको याद रखना सबसे पहला बात बंगाल में हुआ था। ठीक है, बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? बंगाल में। दूसरा बात याद रखना आपके बच्चों नील जो विद्रोह चला था 1959 से लेकर 60 तक चला था। ठीक है, पूर्णतः इसका दोनों वर्ष लेता है लेकिन इस दोनों ऑप्शन में दिख रहा था आप लोग 60 मारिएगा। ठीक है, कब हुआ था? 1860 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं देंगे, ये गलती से हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? लीजिए हम आपको पहले बताए पंजाब, बंगाल, बिहार, असम। तो कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि अंग्रेज किसानों पर क्या थोपते थे? लगान, बेगार, नील की खेती या मजदूर। देखिए अंग्रेज जो किसानों पर क्या थोपते थे प्यारे बच्चों? तो आपका एक ही कमेंट में जवाब होना चाहिए वह नील की खेती। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर होगा। अगला उपनिवेशवाद का मुख्य उद्देश्य था विकास, सुधार, शोषण या शिक्षा। देखिए उपनिवेशवाद का आपको प्यारे बच्चों अगर दूसरे पर हमको शासन करना थोड़े हम ऊपर विकास करेंगे, सुधार करेंगे, शोषण ही करेंगे ना। तो शोषण करता था। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। ब्रिटिश शासन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है मजबूत हुई, कमजोर हुई, समान रही या विकसित हुई? देखिए ब्रिटिश शासन में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखिएगा प्यारे बच्चों वो काफ़ी कमजोर पड़ी हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि 1857 का विद्रोह किससे प्रारंभ हुआ था? किसान से, जमींदार से, सिपाही से या व्यापारी से? तो 1857 का विद्रोह पूछे किससे प्रारंभ हुआ था? तो वह सिपाही से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण था लगान, कारसूत, वेतन या भूमि। देखिए 1857 का जो विद्रोह का तत्काल जो कारण था पहले जो वो कारतूस की मतलब धार्मिक मामला आ गया। ठीक है, हिंदू लोग बोला कि गाय का चमड़ी यूज नहीं करेंगे, वो मतलब वो लोग वही विरोध करेंगे, ये तो धार्मिक कारण था। ठीक है, कारसूत का प्रयोग करना ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मंगल पांडे किससे संबंधित थे? किसान से, सिपाही से, जमींदार से, राजा से? देखिए मंगल पांडे पूछे आपको किससे संबंधित थे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब आना चाहिए कमेंट में बताइए मंगल पांडे किससे संबंधित था? तो वह प्यारे बच्चों संबंधित था सिपाही विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा। 1857 में दिल्ली के सम्राट कौन थे? अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, शाहजहां? तो आप लोग सब लोग एक कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो 1857 के जो दिल्ली के सम्राट कौन थे? सिर्फ नाम का शोभा था, वो कौन था प्यारे बच्चों? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। लेकिन अंग्रेज हक चलाता था। ठीक है, पूछिए आपको कि अंग्रेज़ों ने जो 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन बनाया था वो भारत भी 1600 ईस्वी में भेजा।
लेकिन उसका मकसद शासन करना नहीं था, वो सिर्फ भारत से व्यापार करना था, ठीक है। लेकिन पूछे आपको क्वेश्चन पूछता है कि बोर्ड एग्जाम प्यारे बच्चों कि अंग्रेजों ने भारत पर सत्ता कब स्थापित करना शुरू किया, बताइए। तो वह देखिए प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उसी टाइम से पूर्णतः वहाँ पर शासन करना भी शुरू किया अंग्रेजों ने किया था, ठीक है। हम आपको क्लास में एकदम पूरी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। आपका जो फ्री क्लासेस पढ़ाएंगे फाउंडेशन बैच बिल्कुल यूट्यूब पर ऑफकोर्स आपके ऑफलाइन क्लासेस ज़बरदस्त पढ़ाएंगे और पेड क्लासेस दुगुना अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा इसका क्लासेस होगा जो 26 से 27 तैयारी कीजिएगा ना, उसके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप लोग तो इस बार एग्जाम दे दीजिएगा, तो अगले बार ज़रूर मतलब अपने भाई बहन को प्रेरित करना क्लासेस जुड़ने के लिए, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से थी, बताइए। कानपुर से, झांसी से, लखनऊ से, इलाहाबाद से। देखिए रानी लक्ष्मीबाई पूछे किस राज्य से थी प्यारे बच्चों, तो आप लोग का जवाब आना चाहिए कमेंट में, वह झांसी की थी। नहीं बोलते हैं झांसी की रानी, याद रखिएगा। चलिए अगला अगला है कि कुंवर सिंह किस क्षेत्र के नेता थे प्यारे बच्चों, बताइए। तो कुंवर सिंह पूछे आपको प्यारे बच्चों किस क्षेत्र के नेता थे, अवध के, बिहार के, बंगाल के, पंजाब के। तो प्यारे बच्चों कुंवर सिंह वो कहाँ की धरती की थी प्यारे बच्चों, बताइए। वो अपना बिहार का धरती का था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, संगठन की कमी, एकता की कमी, नेतृत्व की कमी या सभी कारण था। देखिए 1857 का जो विद्रोह का जो असफल हुआ वो कारण क्या था, तो आप लोग एक ही जवाब कमेंट में आना चाहिए, वो एकता की कमी थी, ठीक है। क्या थी प्यारे बच्चों, एकता यहाँ पर बहुत कमी था, संगठन का भी कमी था और नेतृत्व करने वाला भी कोई नहीं था। सब जगह का लोग अपने अपने नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। इनकी कोई एक आदमी नहीं था, जिससे क्या हो गया, या मतलब असफल रहा, ठीक है। ऑप्शन का डी राइट आंसर मार सकते हैं आप लोग। अगला 1857 के बाद शासन किसके हाथों में गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन, गवर्नर जनरल। ठीक है 1857 के बाद जो शासन जो हाथों में आया प्यारे बच्चों, वो किसके हाथों में आया बताइए, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आना शुरू हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हम आपको पूरा एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है। अभी आप लोग का एग्जाम करीब है, हम आपका एक एक टाइम आपके प्यारे बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को अपना 1 मिनट भी अपना टाइम अभी नहीं देना, ठीक है। बिल्कुल आप पढ़ाई करना और सब सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का फोकस करना है। मैं हिस्ट्री में जो भूगोल का प्यारे बच्चों महामैराथन लिए उसको देख लीजिएगा, और सब्जेक्टिव भी कराएं उसका लघु सब आपका जो क्लासेस का सब्जेक्टिव है आपका मतलब विषय, आप लोग उसका देख सकते हैं, इसी चैनल पर पढ़ा होगा। आपके इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिलवा देंगे, ठीक है। आप लोग ज़रूर इसको देखिए प्यारे बच्चों। आप जितना अभी 1 मंथ जो भी बचा आपके पास 15-20 दिन टाइम, वो प्यारे बच्चों आप जितना आप फोकस कर सकते हैं पढ़ाई में, ठीक है, उतना आपका रिजल्ट बेहतर साबित होगा। आप यकीन मानो, आप मेहनत करिए, ठीक है। एक दिन ज़रूर आपका मेहनत का फल मिलेगा, वो भी मेहनत का फल जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। बशर्ते अभी भी आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। वो नहीं कि आप टाइम कहीं भी बिता रहे हैं मोबाइल दिखने में या किसी से बतियाने में, या किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। विद्रोह का प्रभाव पड़ा है बताइए, केवल उत्तर भारत में, पूरे भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में। देखिए विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा था पहले बच्चों बताइए कहाँ पड़ा था। देखिए ये जो पूछे आपको विद्रोह का जो 1857 का जो विद्रोह था तो वो कहाँ पड़ा था, पूरे भारतवर्ष में पड़ गया था, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हुआ था। 1857 को अंग्रेज क्या कहते थे, स्वतंत्रता संग्राम, विद्रोह, क्रांति या युद्ध। देखिए 1857 को अंग्रेज ने क्या कहा था, यह पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा, स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह या जन क्रांति। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए कमेंट में प्यारे बच्चों, वो राष्ट्रीय आंदोलन कहा इसको, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का केंद्र दिल्ली क्यों बना, व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक कारण था, मुगल सम्राट की उपस्थिति, सैनिक छावनी। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो केंद्र दिल्ली क्यों बना था, आप सब लोग मतलब क्लास में भी बताए थे, वो मुगल सम्राट की उपस्थिति था वहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो, और सब दिन वह केंद्र रहा प्यारे बच्चों, ठीक है। बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे, लोधी, तुगलक, मुगल या खिलजी। तो बहादुर शाह जफर पूछे किस वंश के अंतिम शासक थे, तो आपका कमेंट में जवाब आना चाहिए वो मुगल मतलब वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने, नाना साहेब ने,
ताकिया टोपे ने या रानी लक्ष्मीबाई ने। देखिए 1857 के विद्रोह में जो पूछा आपको कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो आप ये आपके पास बोर्ड एग्जाम में पूछा था। बिहार का वीर कुंवर सिंह था, आपको याद रखना है, लेकिन यह कानपुर का पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका जवाब होना चाहिए वो नाना साहेब था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि ताकिया टोपो किसके सेनानायक थे, रानी लक्ष्मीबाई की, बहादुर शाह जफर की, नाना साहेब की, कुंवर सिंह का। तो ताकिया टोपे पूछे किसके सेनायक थे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होना चाहिए नाना साहेब का था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कमेंट में। चलिए अगला, झांसी की रानी किस अंग्रेज अधिकारी से लड़ी थी, बताइए। वैन रोज से, जनरल डायर से, या क्लाइव से, या कर्जन से। देखिए झांसी की रानी किस अंग्रेज अधिकारी से लड़ी थी, तो आपका कमेंट में जवाब होना चाहिए वह ह्यूज रोज से लड़ा था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कमेंट में। चलिए जनरल ओ डायर वही प्यारे बच्चों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में था, ठीक है। अगला 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ, मजबूत हुई, भंग कर दी गई, नाम बदला गया, अधिकार बढ़े। ठीक है 1857 के विद्रोह का बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ प्यारे बच्चों, वह धीरे धीरे क्या होगी बताइए। आप लोग हम क्लास में एकदम मज़े से पढ़ाएंगे, ठीक है। वो क्या हुआ, वो भंग की ओर चली गई, ठीक है, यानी उसका व्यापार से हट गया लोग और शासन करना पे तुल गया, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। 1857 के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया, गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश क्राउन या संसद, तो वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का प्रमुख नेता कौन था, आपको हमने बता दिए कि वीर कुंवर सिंह था, ठीक है। चलिए 1857 के विद्रोह का एक कारण था रेलवे, अंग्रेजी शिक्षा, धार्मिक हस्तक्षेप या प्रेस। देखिए 1857 का भी अगर देखिएगा उनमें से एक कारण था प्यारे बच्चों, वो कौन सा कारण था, वो धार्मिक हस्तक्षेप होने लगा था, ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बताइए। अगला है कि 1857 के विद्रोह में अवध के तल्लुकेदार क्यों शामिल हुए थे, बताइए। कर के छूट में, भूमि छीने जाने से, व्यापार या शिक्षा। देखिए 1857 के विद्रोह में अवध के ताल्लुकेदार क्यों शामिल हुए थे प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपका जवाब होगा वह भूमि छीने जाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के बाद सेना में क्या परिवर्तन हुआ प्यारे बच्चों, भारतीयों की जनसंख्या बढ़ी, अंग्रेजों की सैनिक घटे, भारतीय पर नियंत्रण बढ़ा, कोई बदलाव नहीं। 1857 के बाद में जो परिवर्तन आया भारत में प्यारे बच्चों, वो भारतीयों पर नियंत्रण बढ़ा था, ठीक है, यानी कि अंग्रेज लोग पूरा एकदम तैयार हो गए थे कि अब ये लोग मतलब खुद में खुद जग रहे हैं, अब हमें और घंटा थोड़ा सा काला नियम लाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। कि अंग्रेजों ने किस वर्ग को विद्रोह के लिए जिम्मेवार माना, बताइए। किसान को, सिपाही को, जमींदार को, व्यापारी को। तो सबको पता है अंग्रेजों ने किस वर्ग को विद्रोह के जिम्मेवार माना प्यारे बच्चों, वह माना था सिपाही को माना था, ठीक है। चलिए विद्रोह के बाद नीति क्या बनी, सुधार की, दमन की, सहयोग की, शिक्षा की। देखिए विद्रोह 1857 के विद्रोह के बाद जो नीति बनी थी प्यारे बच्चों, वह बना था दमन की बनी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि बताइए बताइए दो स्ट्राइन ऑफ लैप्स किससे जुड़ा था, बताइए। तो आप लोग क्या इसका जवाब होगा, वह दत्तक नीति से था, या कर व्यवस्था से, या शिक्षा नीति से, या धार्मिक नीति था। तो यह प्यारे बच्चों दत्तक नीति से था, ठीक है। चलिए अगला कि किस नीति से भारतीय शासक असंतुष्ट हुए, व्यापार नीति से, दत्तक नीति से, औद्योगिक नीति से, या भाषा नीति से। देखिए किस नीति से भारतीय शासक जो असंतुष्ट हुए प्यारे बच्चों बताइए कमेंट में, तो वह दत्तक नीति से हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ किस क्षेत्र का केंद्र था, बंगाल, अवध, बिहार या पंजाब। तो लखनऊ पूछे आपको 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का केंद्र बना था प्यारे बच्चों बताइए कमेंट में, तो वह प्यारे बच्चों अवध का केंद्र बना था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद किस पद की स्थापना हुई थी, गवर्नर, राष्ट्रपति, वायसराय या प्रधानमंत्री। तो प्यारे बच्चों बताइए कमेंट में, तो वह किसका बना था, वह वायसराय का बना था, ठीक है, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला है कि 1857 के विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व था, सीमित, स्थानीय, राष्ट्रीय चेतना का विकास, या कोई नहीं। देखिए 1857 के विद्रोह का जो ऐतिहासिक महत्व पूछे आपको था क्या, तो आपका कमेंट में जवाब क्या नीचे कमेंट में बताइए, वो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था, ठीक है। अगला विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस नीति को बदला प्यारे बच्चों, धार्मिक नीति को, प्रशासनिक नीति को, सैन्य नीति को, या सभी को। देखिए
विद्रोह के बाद जो अंग्रेज़ों ने जो किस नीति को जो बदला था प्यारे बच्चों, वो आपको दिखिएगा तो वह प्यारे बच्चों वह सैन्य नीति को भी बदला था, प्रशासनिक नीति को और धार्मिक नीति को भी बदला था। ठीक है, इनमें से सभी आप बोल सकते हैं। अगला, 1857 के विद्रोह किस आंदोलन की नींव रखी? किसान आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन या समाज सुधारक आंदोलन? तो आपका कमेंट में जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? वह राष्ट्रीय आंदोलन का नींव रखा। ठीक है, चलिए अगला है, बताइए कि औपनिवेशिक काल में प्रमुख शहर थे दिल्ली, आगरा, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, पटना, गया, लखनऊ, कानपुर। तो औपनिवेशिक काल में जो प्रमुख शहर थे प्यारे बच्चों, वो पूछे आपको मद्रास, बम्बई, कलकत्ता था। ठीक है, याद रखिएगा। बम्बई का विकास किससे जुड़ा था? कृषि, बंदरगाह, मंदिर या किला? तो देखिए बम्बई का विकास किससे जुड़ा था प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वह जुड़ा था प्यारे बच्चों बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि कलकत्ता किस नदी पर बसा था? यमुना, गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्रा? तो कलकत्ता पूछे आपको किस नदी पर बसा हुआ था? तो वह हुगली नदी पर बसा हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए, पूछे आपको ब्रह्मपुत्रा किस राज्य में स्थित है नदी प्यारे बच्चों? तो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, लगे यहाँ तक। और गंगा आपको पता, यमुना बताइए तो दिल्ली में। चलिए, औपनिवेशिक शहरों में क्या अलग था? छावनी, रेलवे, क्लब या सभी? देखिए औपनिवेशिक शहरों में जो प्यारे बच्चों अलग जो था, इनमें से सब बे था, छावनी भी, रेलवे भी, क्लब की व्यवस्था बहुत सारा अच्छा था। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगला अगला है प्यारे बच्चों कि बम्बई को भारत का क्या कहा गया, बताइए? धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर, कृषि नगर या शिक्षा नगर? तो बम्बई को भारत का जो कहने लगा प्यारे बच्चों, वो कहने लगा ना औद्योगिक नगर कहने लगा था। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मतलब कपड़े बनता था। ठीक है, अंग्रेज लोग बनाता था। अगला, गांधी जी भारत कब लौटे? 1905, 1915, 1920 या 1930? ठीक है, पूछे आपको कि गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को मतलब गांधी जी आगमन हुआ था भारत। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। और उन्होंने पहली सत्याग्रह किया था भारत में, चंपारण सत्याग्रह, जिसमें नील की खेती के लिए बुलावा आया था। ठीक है, चलिए इतना बता दिए आपको, क्वेश्चन लिए हैं क्या क्या चंपारण आंदोलन हुआ था। पूछे आपको प्यारे बच्चों कि 1905 में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, बताइए? वह 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह संबंधित था नील से, कपास से, जूट से, चाय से? तो सबको पता है चंपारण सत्याग्रह संबंधित था किससे? नील की खेती जबरदस्ती करवाया जाता था चंपारण के किसानों से। ठीक है, उसी के विरोध में महात्मा गांधी को बुलाया गया था। तो पहली सत्याग्रह भारत का, पूछे कि प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह, तो वह अफ्रीकी सत्याग्रह था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा नील की खेती। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला है प्यारे बच्चों कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 17 में, 19 में, 20 में या 22 में? तो पूछे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो वह 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और अंत हुआ था 1922 में। याद रखिएगा, अंत 1922 में, प्रारंभ 1920 में। ठीक है, ऑप्शन उसका लेकिन पूछा है प्रारंभ, तो हम ऑप्शन इसका सी मारेंगे, अंत पूछता डी मारेंगे। और 1919 में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट भी पास हुआ था उसी टाइम में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, अभी आपको हमने बताया। डांडी मार्च हुआ था 1927 में, 28 में, 30 में या 32 में? ठीक है, डांडी मार्च प्यारे बच्चों कब हुआ था, बताइए? वह 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, और पूछे 1927 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, 1928 में उसका विरोध किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गांधी जी का प्यारे बच्चों प्रमुख हथियार क्या था? एकदम सोच समझ के बताइए। हिंसा, सत्याग्रह, युद्ध या संयंत्र? बताइए। तो प्यारे बच्चों गांधी जी का पूछे आपको प्रमुख हथियार क्या था, तो एकदम सब लोग का कमेंट में आंसर आना चाहिए। वो क्या था? सत्याग्रह था प्यारे बच्चों। ठीक है, वो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1940 में, 42 में, 45 में, 47 में? देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों, वह 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। और नेतृत्व कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। ठीक है,
1942, और पता है आपको 1947 में देश आज़ाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने, नेहरू ने, पटेल ने, चंद्र बोस ने। देखिए गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी गई थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और लेकिन आपको पूछे कि राष्ट्रपिता का किसने दर्जा दिया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन, और राष्ट्रपिता पटेल जी ने, नेहरू जी ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पूछ रहा है महात्मा किसने कहा था? वह टैगोर जी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला है गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? आपको हमने अभी बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। नेहरू जी ने, राष्ट्रपिता नेहरू जी ने कहा था, और लेकिन सॉरी। चलिए अगला इसका आंसर क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए अगला, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया? बताइए। हम आपको बताएं कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था? बताइए, अहमदाबाद, खेड़ा, या चंपारण सत्याग्रह, या बारडोली, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जो पहला जो सत्याग्रह जो पहला किया था वह चंपारण सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। पूछे आपको खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो वह 1918 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कमेंट में। चलिए खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील से, लगान माफी से, मजदूर से, या नमक से? देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था प्यारे बच्चों वो किससे था संबंधित? बताइए आप लोग कमेंट में, जवाब एकदम क्या होगा बताइए। तो वह लगान माफी से था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी थी? किसान से, मजदूर से, छात्र से, व्यापारी से? तो बताइए अहमदाबाद जो मिल हड़ताल प्यारे बच्चों वो जुड़ा हुआ था, वह प्यारे बच्चों मजदूर से जुड़ा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी थी? हम आपको बताया अभी मजदूर से, ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? सरकार से समझौता के लिए, चोरी कांड के लिए, आर्थिक संकट के लिए, विदेशी दबाव से? देखिए असहयोग आंदोलन का जो वापस क्यों लिया गया था मेरे बच्चों, तो आपका जवाब होना चाहिए चोरी कांड जो हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है प्यारे बच्चों कि चोरी चोरा कांड हुआ था, बताइए 1919 में, 1920 में, 1921 में, या 1922 में? चलिए बताइए चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो आप लोग का एकदम सबका कमेंट में जवाब आएगा वह 1922 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी? असहयोग से, भारत छोड़ो से, नमक सत्याग्रह से, या खिलाफत से? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछे किससे हुए थे प्यारे बच्चों? तो आपका कमेंट में जवाब क्या होना चाहिए बताइए कमेंट में। तो वह प्यारे बच्चों आंसर आप लोग का होगा, तो बताइए वह नमक सत्याग्रह से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला है कि दांडी मार्च की दूरी थी 200 किलोमीटर, 240, 200, 320, 390। ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा कि दांडी मार्च की दूरी क्या थी, ठीक है। जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका वेट करेंगे। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था मेरे बच्चों? 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को, 8 अगस्त 1942 को। तो आपका कमेंट में जवाब क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों बताइए। तो वह हुआ था प्यारे बच्चों 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932 में। ये गांधी इरविन समझौता पूछे आपको कब हुआ था, तो आपका एकदम कमेंट में आंसर छप जाना चाहिए। वह 1930 ईस्वी में हुआ था, 1930 में, हाँ 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए पुनः समझौता किनके बीच हुआ था प्यारे बच्चों? गांधी नेहरू समझौता, गांधी जिन्ना, गांधी अम्बेडकर, नेहरू पटेल जी। तो देखिए पुनः समझौता तो हुआ था प्यारे बच्चों, अगर पूछे किसके बीच हुआ था तो आपका जवाब होना चाहिए गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, वंदे मातरम, या स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है? बताइए। तो पहले जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वह करो या मरो का नारा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जन्म सिद्धि मेरा अधिकार है किसने, किसका वाक्य आप लोग कमेंट बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक का था, ठीक है। चलिए अगला भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ
1939 में या 40 में या 42 41 में 42 में, तो हम अभी आपको बताएं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला 1942 में आंदोलन के समय बताइए, 1942 के आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? नीललिथिगो, वेवेल या माउंटबेटन या इरविन, बताइए। तो 1942 आंदोलन के समय 1942 ईस्वी के आंदोलन के समय वायसराय कौन थे प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वह था प्यारे बच्चों, हाँ, लिथिन ल्यूगो था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए, तो गांधी जी का राजनीतिक दर्शन आधारित था हिंसा, सत्य और अहिंसा, साम्यवाद या पूंजीवाद। ठीक है, गांधी जी का जो राजनीतिक दर्शन का जो आधारित था प्यारे बच्चों, वह क्या था बताइए कमेंट में। तो वह था सत्य और अहिंसा था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्या आप लोग बी लगा रहे हैं कमेंट में आंसर? ठीक है, अगला खादी आंदोलन का उद्देश्य था औद्योगिकरण, स्वदेशी विदेशी पूंजी या निर्यात। खादी आंदोलन का जो उद्देश्य था प्यारे बच्चों, वह क्या था? वह स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। ठीक है, अगला खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया था? धार्मिक कारण था या हिंदू मुस्लिम एकता था, बताइए, या राजनीतिक दबाव था प्यारे बच्चों, या विदेशी नीति था? देखिए, खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन गांधी जी ने क्यों किया था प्यारे बच्चों, आप लोग का एकदम सटीक जवाब होना चाहिए, वह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संबंधित है। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? जब देखिए ब्रिटेन ने तुर्की को जब जीत लिया था, तो वहाँ पर जो तुर्की पद में होता था खलीफा, सबसे बड़ा पद, उसी का शासन चलता था। ठीक है, तो वहाँ खलीफा पद को हटा दिया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने अपना शासन ला दिया, इसलिए प्यारे बच्चों वहाँ का मुसलमानों ने विरोध किया। तो उसी के जो खलीफा पद जो हटाया था, भारत के मुसलमानों ने भी विरोध करना शुरू किया। ठीक है, इसलिए भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसे महात्मा गांधी से सपोर्ट किया था, मतलब इसका मकसद था महात्मा गांधी का हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। ठीक है, चलिए आप लोग का जवाब दे दीजिए। अगला है कि कांग्रेस का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, पटेल जी के या बोस जी के? देखिए, कांग्रेस का पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो आपका जवाब होगा वह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। चलिए, गांधी जी ने किसे हरिजन कहा? किसान, मजदूर, दलित या आदिवासी को? ठीक है, गांधी जी ने किसे हरिजन कहा था प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वह कहा गया था, वह दलित को कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला, गांधी जी की रचनाओं में कौन शामिल है? इंडियन विंस फ्रीडम, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या आत्मकथा? ठीक है, गांधी जी की रचनाओं में से कौन सी शामिल है? तो प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक इन्हीं का है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, बताइए, माई एक्सपेरिमेंट या सत्य के मेरे प्रयोग या द स्टोरी ऑफ माई लाइफ या जीवन कथा? ठीक है, गांधी जी का जो आत्मकथा का नाम पूछे आपको, तो क्या है प्यारे बच्चों, बताइए कमेंट में। तो वह है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला है कि बताइए कि गांधी जी का निधन हुआ 1946, 1947, 1948, 1950 में? गांधी जी का निधन कब हुआ था प्यारे बच्चों, बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा? तो गांधी जी का निधन 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गांधी जी की हत्या किसने की थी? सावरकर जी ने, गोडसे जी ने, बोस ने या जिन्ना ने? तो आपका पता होगा गांधी जी की हत्या किसने की था मेरे प्यारे बच्चों। तो वह गांधी जी की हत्या गोडसे, पता नहीं क्या, हाँ गोडसे होना चाहिए। ठीक है, पूरा नाम आपका प्यारे बच्चों का, हमको याद नहीं है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, पूरा नाम उसका क्या था, भूल रहे हैं हम। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था क्योंकि वे प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, संविधान बनाया या राष्ट्रपति थे? ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता, अजीब वाला क्वेश्चन दे दिया है कि हाँ, इसका आंसर ये होना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था और देश के आज़ादी में अहम रोल निभाया, इसलिए इसके राष्ट्रपिता कहा गया था। और किसने कहा था राष्ट्रपिता, वो आपको बता ही दिया हमने आपको। ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए, अगला है कि भारत का विभाजन हुआ है 45 में, 46 में, 47 में या 48 में? देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ है प्यारे बच्चों, बताइए कब हुआ था? तो भारत का जो विभाजन हुआ 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।
जिन्ना ने जो पाकिस्तान को मांग किया था, ठीक है। विभाजन का मुख्य आधार था भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र। ठीक है, विभाजन का जो मुख्य कारण था प्यारे बच्चों वह था धर्म था, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लेके धर्म था, ठीक है। जिन्ना कहता कि बाद में भारत में मुस्लिमों का हनन होगा, ठीक है, लेकिन उसी का हनन अभी हो रहा है भारत में, तो अभी शांति है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान की मांग किसने की? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने या कम्युनिस्ट ने? तो पाकिस्तान की मांग पूछे आपको किसने की थी, तो वह मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शंस का बी राइट आंसर होगा। चलिए, पूछिए आपको कांग्रेस का स्थापना कब हुआ प्यारे बच्चों, तो बताइए कमेंट में। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और किसने किया था ये भी याद रखिएगा, एओ ह्यूम ने किया था, ठीक है, एओ ह्यूम ने किया था, आप याद रखिएगा कमेंट में, ठीक है। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पंजाब बंगाल या मध्य भारत। ठीक है, विभाजन का जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हुआ वह प्यारे बच्चों आपको देखा जाए तो वह कौन सा हुआ, वह पंजाब और बंगाल क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि पूर्वी भारत बोल सकते हैं एक तरह से, हाँ पूर्वी पश्चिमी, हाँ पूर्वी भारत बोल सकते हैं, लेकिन पंजाब बंगाल दोनों हुआ था, ठीक है, पंजाब का क्षेत्र भी हुआ था, लेकिन आप पूर्वी भारत मार सकते हैं, ऑप्शन इसका परफेक्ट इससे ज़्यादा है पूर्वी भारत। चलिए, अगला कि संविधान सभा का गठन हुआ 1945, 1946, 1947 और 1948 में। देखिए, संविधान सभा का गठन जो हुआ था मेरे बच्चों वो कब हुआ था, वो बताइए आप लोग कमेंट में। तो वह 1946 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगला और पूछे कि बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बताइए नेहरू जी, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद या पटेल जी? तो संविधान सभा का पूछे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपका एकदम कमेंट में आना चाहिए रिप्लाई प्यारे बच्चों, वो कौन थे बताइए, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बताइए तो अब भारत में संविधान लागू कब हुआ, तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था बताइए, 26 नवंबर को, ठीक है, याद रखिएगा, 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था और जनवरी में लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों किया गया था, आपको रीजन आपकी परीक्षा में सब्जेक्टिव में पूछता है, क्योंकि जो नेहरू जी ने जो पूर्ण स्वराज की मांग किया था लाहौर अधिवेशन में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में मतलब पूर्ण स्वराज का जो मांग किया था प्यारे बच्चों, उसी मतलब झंडा जो फहराया था, तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम लोग एक रुक के मना करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, अगला कि संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नेहरू जी, अंबेडकर या गांधी या बोस? देखिए, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे बताइए, तो आपका एक ही कमेंट में आना चाहिए आंसर, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे बताइए, वह अंबेडकर जी थे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कमेंट में, 20 द राइट आंसर होगा। चलिए, संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1950 को, अभी हमने आपको बताया। अगला अगला जो है प्यारे बच्चों कि संविधान की प्रस्तावना किससे जुड़ी होती है बताइए, भारत, हम भारत के लोग, लोकतंत्र या गणराज्य? संविधान की जो प्रस्तावना है प्यारे बच्चों, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभु, हमसे इसमें तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि हम लोग ऑप्शन इसका बी लगा सकते हैं राइट आंसर, ठीक है। भारत को गणराज्य घोषित किया गया था 47 में, 49 में, 50 में या 52 में? ठीक है, भारत को जो गणराज्य जो स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों, कब किया गया था, 1950 में, जब संविधान लागू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा, उन्हें सी द राइट आंसर होगा। अगला अगला है कि मौलिक अधिकार कितने थे, 5, 6, 7, 8? देखिए, मौलिक अधिकार कितने थे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब आना चाहिए वह 6 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। चलिए, संविधान का संरक्षक कौन है, राष्ट्रपिता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो संविधान का अगर पूछे कि संरक्षक कौन है, तो अभी सर्वोच्च न्यायालय, जिनको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ तो आपको कहाँ जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ठीक है, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान का मसौदा तैयार किया है नेहरू जी ने, अंबेडकर ने, पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने? तो संविधान का जो मसौदा तैयार किया है बताइए किसने किया है प्यारे बच्चों कमेंट में, तो किसने किया था, वो अंबेडकर जी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। इसलिए संविधान सभा का निर्माता अंबेडकर जी को कहा था, भारतीय संविधान का निर्माता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस? तो भारतीय संविधान पूछे किस देश से अधिक प्रभावित है प्यारे बच्चों, तो आपका एक ही जवाब आना चाहिए कमेंट में, वो ब्रिटेन देश से प्रभावित है। ठीक है, इस प्रकार ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, हमने आपको जो भी क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास किस तरह लगा। हमने इसमें जो प्यारे बच्चों आपका कवर करवा दिए, पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा दिए, क्वेश्चन बैंक चैप्टर ले लेके हमने कराया था। ठीक है, किससे कौन चैप्टर से क्वेश्चन बैंक आया था वो भी हम क्वेश्चन बैंक पिक कर लिए थे। ठीक है, और परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन भी कवर किए। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास किस तरह लगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और क्लास को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर जम के कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।